बहुत समय पहले की बात है। भीमसेन राज्य में रोहन नाम का एक चोर रहता था। वह पूरे दिन सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए निकल पड़ता। उसकी पत्नी गीता उसकी चोरी करने से बहुत खफा रहती थी, पर रोहन उसकी बात मानता ही नहीं था। एक दिन वह सभी गांव वालों के सोने के बाद चोरी करके लौटा। जब उसने सामान देखा तो वह उदास हो गया। वह अपनी पत्नी से बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत से चोरी करता हूँ और हाथ में क्या लगता है, ये 2-4 फुटी कौड़ी। पूरा का पूरा गांव ही भिखमंगा है। ऐसे मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आपको कितनी बार मना किया है चोरी करने से? वैसे भी गांव में इतनी गरीबी है, लोग अपने पेट काट काट कर कुछ धन इकट्ठा करते हैं ताकि बुरे समय में उनके कुछ काम आ सके, और आप उसी धन को चुरा लाते हो। भगवान के लिए आप ये काम छोड़ दीजिए। हम मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। आज से मैं और मेरे बच्चे चोरी का खाना नहीं खाएंगे। अरे तुम तो हर दिन यही बोलती हो और फिर खुद खाती हो और बच्चों को भी शौक से खिलाती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब हर दिन ये सब खाना है तो रोज रोज इतना क्लेश क्यों करती हो? वैसे भी कमाई मेहनत की है। इतना आसान नहीं है चोरी करना जितना तुम समझ रही हो। आपको पता है, मैं घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती और बिना खाए जिंदा भी नहीं रह सकती, इसीलिए खाना पड़ता है। चुपचाप आराम की जिंदगी गुजारो और आइंदा मेरे काम को कभी गाली मत देना। वैसे भी मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया और गीता हर दिन की तरह खुद को कोसने लगी। उनका रोज का यही चलता था। न गीता चोरी का सामान घर में प्रसन्न करती थी और न रोहन चोरी करना छोड़ना था। रोहन आराम से जाकर सो गया और गीता ऐसे ही बैठी आंसू बहाती रही। अगले दिन रोहन गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया पोटली में कुछ लेकर जा रही है। अरे ये बुढ़िया आखिर इस पोटली में क्या लेकर जा रही है? मुझे इसका पता करना ही होगा। अरे काकी, कहां तू इस उम्र में इतनी बोझ उठाएगी? ला, तेरे घर तक मैं छोड़ देता हूं। वैसे भी तेरा घर मेरे घर के पास में ही है। हाँ बेटा, इस उम्र में अब बोझ उठाया नहीं जाता। इस हफ्ते बेटी का विवाह है, बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। बेटी का विवाह तो 2 महीने पहले हो जाता, लेकिन तेरे काका जी ने कहा कि हमारी एक ही बेटी है, अच्छे से शादी करेंगे। बस अब इसी हफ्ते विवाह है। विवाह के दिन अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जरूर आना। अरे हाँ हाँ, काफी, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। वह दोनों बात करते करते बुढ़िया के घर तक आ गए। रोहन ने कहा, अरे दादी, इस पोटली को कहाँ रखना है? अरे बेटा, तो इस पोटली को वहीं कोने में रख दे। वैसे भी केवल 1 रात की ही बात है। रोहन वह पोटली वहीं रखकर अपने घर चला जाता है। कल इस बुढ़िया की बेटी का विवाह है, जरूर कुछ गहने और धन इस बुढ़िया के घर में रखा होगा। आज रात मैं इस बुढ़िया के घर में ही चोरी करूंगा। इतना सोचकर रोहन सभी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात होती है, वह बुढ़िया के घर की ओर चल दिया। जल्दी जल्दी सारा सामान समेटकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सो रही है। रोहन ने उसे जगाया और बोला, अरे भाग्यवान, आज तक मैं तुम्हें कोई कीमती गहने नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए गहने लेकर आया हूं। देखो तो जरा। कहाँ से लाए हो यह सब? आज तुमने फिर से किसी के घर चोरी की।
मैंने कितनी बार मना किया है कि चोरी मत किया करो। अरे तुम यह सब बातें छोड़ो और देखो कितनी सुंदर सुंदर गहने हैं। देखो तो सही। मुझे गहने नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपनी मेहनत की चोरी की कमाई। गीता उठकर वहां से चली जाती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज मेरी बेटी की शादी है और रात को ही कोई चोर आया और मेरे सारे गहने और धन देकर चला गया। ये बात सुनकर गीता भागते हुई आई और रोहन भी बाहर आया। अरे क्या बात कर रही हो? गांव में चोर घुस आया है क्या? आवाज लगा देती, हम लोग यहीं तो रहते हैं, जाने नहीं देते चोर को। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गई। अरे बेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि चोरी कब हुई। रोहन बुढ़िया के साथ खड़ा होकर चोर को काफी देर तक गाली देता रहा और गीता चुपचाप यह सब देख रही थी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। रोहन ने धीरे धीरे करके वो सारे गहने बेच दिए। कुछ ही दिनों में वह सारा धन खत्म हो गए। मुझे ऐसे किसी खजाने की तलाश है जो सालों साल चले। बुढ़िया के घर में चोरी करने के बाद बड़े सुकून के दिन गुजरे हैं, लेकिन आज फिर से वही पुराने दिन आ गए हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। आज रात रोहन चोरी करने नहीं गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रोहन जल्द ही जंगल में पहुंच गया। वहां उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। रोहन को देखकर उसने बोला, अरे कब से मैं यहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। दिन में तुमने बोला था मिलने के लिए। सब ठीक तो है ना भाई? कहीं तुमको चोरी करते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि हम लोग आधी रात को इतनी मेहनत से चोरी करते हैं और हाथ क्या लगता है, थोड़ा बहुत धन। हम जान पर खेलकर चोरी करते हैं, तो हम इन गरीबों में अपना गुजारा क्यों करें? अरे तू कहना क्या चाहता है भाई? साफ साफ बोल। अरे मैं कहना चाहता हूं कि हम छोटी मोटी चोरी छोड़कर कहीं महल में बड़ा हाथ मारे, उससे हम एक ही बार में मालामाल हो जाएंगे। अरे ऐसा कभी सोचना भी मत। गांव में चोरी करना तो आसान है, क्योंकि गांव में कोई पहरेदार नहीं होता। अगर किसी ने देख लिया तो भागने का रास्ता भी रहता है। लेकिन महल में चोरी करना बहुत मुश्किल, और पकड़े गए तो राजा उम्र भर के लिए कारागार में डाल देगा। अरे इतने दिनों से चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़े गए नहीं ना? हमें चोरी करते हुए बहुत समय हो गया है, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी बात मान, एक बार चोरी करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर आराम से खाएंगे। महेश तैयार तो नहीं था, लेकिन रोहन के जीत के आगे उसकी एक न चलती है। वह दोनों महल में चोरी करने की योजना बनाने लगे। अच्छा ठीक है, कल रात को महल में चोरी करेंगे, लेकिन अभी घर चलते हैं, सुबह होने वाली है। वह घर की ओर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अरे रोहन, इतनी रात को किसी के चलने की आवाज आ रही है। लगता है कोई घने जंगल की ओर जा रहा है। कौन हो सकता है? पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है और यह हमारी तरफ बेचैन होकर जंगल की ओर जा रहा है। चलो चलकर देखते हैं, आखिर यह है कौन। तू ठीक कहता है भाई, हमें चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर रोहन और महेश दोनों उसे आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं। अरे ये तो महल का मंत्री है, ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अरे पता नहीं भाई, लेकिन इस समय यह मंत्री यहाँ है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हमें चलकर देखना चाहिए।
मंत्री थोड़ी दूर जाकर एक गुफा के पास रुक जाता है। गुफा का दरवाजा एक बड़े से पत्थर से बंद था। मंत्री अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। मंत्री उसे गुफा के अंदर चला जाता है। रोहन और महेश बड़े हैरान होकर देखते हैं। अरे भाई, ये अचानक गुफा का दरवाजा कैसे खुल गया? अरे हाँ भाई, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। इस मंत्री के आते ही इस गुफा का दरवाजा कैसे खुल सकता है? चलो, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। लेकिन अगर अंदर गए तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन अंदर चलकर देखना भी तो है, इस मंत्री ने आखिर यहाँ क्या छुपाया है। अगर हम लोग अंदर नहीं गए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ भाई, तू एकदम ठीक कह रहा है। चल अंदर चलकर देखते हैं। दोनों चुपके से गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब अंदर जाकर वे दोनों देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि मंत्री ने यहाँ राजा का ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा था। अरे वाह, कितना सारा खजाना है मेरे पास। मूर्ख राजा, मुझ पर इतना भरोसा जो करता है, उसे क्या पता कि उसके राज्य का इतना सारा खजाना मैंने चुरा लिया है। अब तो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर आराम से खाएंगे। और वैसे भी राज्य में सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही करता हूं, इसलिए इन सारे खजाने पर मेरा अधिकार होना ही चाहिए। मंत्री अपने खुशी में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि दो शातिर चोर उसका पीछा कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ तो इतना सारा खजाना है। मंत्री के जाने के बाद सारा खजाना घर लेकर जाएंगे। लेकिन भाई, अगर मंत्री यहां से जाएगा तो अपनी जादू से इस गुफा का दरवाजा बंद करके जाएगा। और अगर हम यहाँ रुके तो हम खजाने के साथ ही दफन हो जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना होगा, और वैसे भी हमको तो खजाने के बारे में पता लग ही गया है। अरे हाँ हाँ भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बस इसी प्रकार खजाने चुरा चुरा कर मैं यहाँ जमा करता रहूंगा, और एक दिन राजा को मारकर मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। फिर मंत्री ने वहां कुछ और खजाना रखा और वापस जाने के लिए पीछे मुड़ने लगा। उससे पहले ही रोहन और महेश वहां से निकल गए। अरे महेश भाई, हमें कैसे भी करके उस खजाने को हासिल करना ही होगा। लेकिन हम उस गुफा के अंदर जाएंगे कैसे? वह तो एक जादुई गुफा है, और उसके अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हम उस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। फिर महेश रोहन को एक उपाय बताता है। अरे हाँ भाई, तुम तो एकदम सही कह रहे हो। अगले दिन वह दोनों राजमहल की ओर चल देते हैं। वह दोनों जल्द ही राजमहल पहुंच जाते हैं। सैनिक महल के द्वार पर खड़े थे। हमें मंत्री जी से मिलना है। अरे लेकिन मंत्री जी तो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। अरे हमें उनसे बस कुछ ही देर का काम है। हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। गांव में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इसका उपाय सिर्फ मंत्री जी ही दे सकते हैं। आप बस एक बार हमें मिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सैनिक ने देखा कि वह दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। सैनिक ने हाँ में सर खिलाया। अच्छा ठीक है, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी मंत्री जी को बताकर आता हूं। थोड़ी देर में सैनिक वापस आया। मंत्री जी तुम लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, तुम अंदर जा सकते हो। वे दोनों महल के अंदर चले गए। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
मंत्री जी, मैं आपका भविष्य देख सकता हूं। मुझे पता है कल क्या होने वाला है और आज क्या हो चुका है। अरे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला हूं। अरे जाओ जाओ, यहां से जल्दी जाओ, मुझे और भी काम है। तुम्हारे जैसे जाने कितने आते हैं रोज महल में। वे सब बातें कर ही रहे थे कि महारानी वहां से गुजरती है। मंत्री के कमरे से आवाज आ रही थी तो महारानी छुपकर उन लोगों की बातें सुनने लगती है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं मंत्री जी, अगर आप कहें तो मैं आपके बारे में कुछ बता सकता हूं। जैसे कि जंगल में वो जादुई गुफा, और आपने गुफा में राज्य का ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा है। यह सुनकर मंत्री बेचैन हो गया। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से बताओ, और क्या क्या जानते हो तुम? अरे मैं यह भी जानता हूं कि जहां वह खजाना है उसके नीचे खुदाई करो तो और भी खजाना मिलेगा। उसके नीचे बहुत सारा खजाना दफन है। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं होता तो हम वापस चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन है। मैं वहां खुदाई करूंगा, मुझे और खजाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर वह दोनों बहुत खुश हुए। आज रात को तुम दोनों मुझे उसी जंगल में मिलना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी यह सब सुनकर अचंभित हो गई। मंत्री ने राजमहल में चोरी की, वह भी इतनी बड़ी चोरी। मुझे तो पहले से ही मंत्री पर शक था, लेकिन महाराज मेरी बात मानते ही नहीं हैं। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, महाराज को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आज मैं उनको मंत्री का सच बताकर रहूंगी। महारानी जल्दी से राजा के पास गई। महाराज गजब हो गया। अरे क्या हुआ महारानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। महाराज, मंत्री ने महल में चोरी की है। कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, उसमें बहुत बड़ी चोरी की है। और उसने बहुत सारा खजाना जंगल की गुफा में छुपा कर रखा है। अरे होश में आओ महारानी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वह मंत्री हैं हमारे, ऐसे नीच काम थोड़ी ना करेंगे। और रही बात धन की, तो वो जितना चाहे उतना धन ले सकते हैं। उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता है? वही तो महाराज, उन्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चोरी की। आप उनसे पूछिए, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मंत्री पर कई बार शक हुआ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आखिरी बार यकीन कर लीजिए। अरे इतना समय नहीं है हमारे पास जो हम औरतों की बातों पर आकर अपने होनहार मंत्री को खो दें। महारानी, आप अपने कक्ष में जाइए और आराम कीजिए। हमें राज्य के अहम कामों को पूरा करना है। महारानी दुखी मन से वहां से चली गई, लेकिन न जाने क्यों राजा का मन उदास था। महारानी की कही गई बात राजा को बार बार याद आ रही थी। थोड़ी देर में शाम हो गई। शाम होते ही राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। राजा जल्द ही उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। सैनिकों, तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूं। जल्दी से बताओ, वह खजाना कहां दफन है? हम लोग वहां खुदाई करेंगे और सारा खजाना निकालकर 3 हिस्सों में बांट लेंगे। मंत्री जी, ये सब खजाना ही तो है, चलो बांटो इसे 3 हिस्सों में। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मंत्री जी, हम लोग एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग कोई भविष्य देखने वाले नहीं, चोर है चोर। वो भी ऐसे चोर जो आज तक पकड़े नहीं गए। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम लोग कहीं भी चोरी कर सकते हो, लेकिन तुम लोग मेरे खजाने को नहीं चुरा सकते। मैं तुम दोनों को कारावास में डलवा दूंगा, पूरी जिंदगी वहीं पर सड़ोगे। लेकिन मंत्री जी, कारागार में तो तब डालोगे जब राजा तुमको हुक्म देंगे, उससे पहले नहीं डाल सकते ना। अब जल्दी से इन खजानों को 3 हिस्से में बांट दो, नहीं तो जाकर राजा को सब सच बता देंगे और खजाने का एक हिस्सा भी तुमको नहीं मिलेगा, और ऊपर से जेल होगी सो अलग। चोर की यह बात सुनकर मंत्री पूरी तरह से डर गया। उसका राज अब 2 शातिर चोरों के सामने आ गया था। उसने सोचा
कि अब इस खजाने के 3 हिस्से करने में ही भलाई है, कुछ तो हाथ लगेगा। अगर कहीं उसने राजा को सब सच बता दिया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और उम्र भर के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं इस खजाने के 3 हिस्से करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री की यह बात सुनकर रोहन और महेश दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजा आ जाते हैं। मंत्री, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, तुम्हें मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए था। राजा गुस्सा होकर मंत्री की तरफ बढ़ने लगे। तभी रोहन और महेश मौका देखकर वहाँ से भाग गए। मंत्री, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे लिए राजमहल का पूरा खजाना था, जिसे तुम जब चाहे तब अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते थे। तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी मुझे बार बार बोलती रही, परंतु मैंने उनकी एक न सुनी। तुम्हारे खातिर मैं महारानी को बुरा भला कहता रहा, उन्हें जलील करता रहा, लेकिन फिर भी आपने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा किया। अरे महाराज, तो किसने कहा था आपको कि अंधे होकर मुझ पर विश्वास करने के लिए? लेकिन अब जब सच सामने आ ही गया है तो मुझे मजबूरन आपको मारना पड़ेगा। अफसोस तो होगा मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इतना बोलकर मंत्री राजा की तरफ बढ़ने लगा। तभी सैनिक आकर मंत्री को पकड़ लेते हैं। उसके बाद राजा के आदेश पर मंत्री को कारागार में डाल दिया गया। महारानी यह सब देखकर हैरान थी। राजा ने महारानी से कहा, महारानी, हम शर्मिंदा हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने आपकी बात को समझने में बहुत समय लगा दी। महाराज, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। हमें खुशी है कि आपने उस मंत्री को समय रहते पकड़ लिया। अब हमारा राज्य बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद राजा और रानी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मंत्री को भी अपने किए की सजा मिल गई। मंत्री की सजा देखकर अब रोहन ने भी चोरी करना छोड़ दिया और गांव में भी चोरी होना बंद हो गया।